तो आज अपन कर रहे हैं ऐसे 540 का नाम है ऑडिटिंग अकाउंटिंग एस्टीमेट्स। पूरा नाम मैं आपको बता देता हूँ। इसका पूरा नाम है ऑडिटिंग अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टीमेट्स एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर्स। अब यहाँ इंक्लूडिंग वर्ड क्यों लिखा हुआ है ये आपको चैप्टर के लास्ट में पता चलेगा जब मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊँगा, ठीक है। तभी आपको पता चलेगा कि आखिर इंक्लूडिंग फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर्स क्यों लिखा है। यानी कि अकाउंटिंग एस्टिमेट्स विदाउट फेयर वैल्यू भी होते हैं, इसका मतलब तो ये है। पर लास्ट में मैं आपको ये डाउट क्लैरिफाई करूँगा, ठीक है। तो पूरे ऐसे 540 का नाम है ऑडिटिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स इंक्लूडिंग फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर्स, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है ऑडिट के दौरान ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट वी कम अक्रॉस लॉट ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, ठीक है। ऑडिट के दौरान ऑडिटर को बहुत सारे अकाउंटिंग एस्टिमेट्स मिलते हैं, ठीक है। और अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। ऑडिट के दौरान अकाउंटिंग एस्टिमेट्स मिलते हैं, ठीक है। पर अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का मतलब क्या होता है ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का मतलब होता है एरियाज वेयर अमाउंट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड प्रिसाइसली, यानी कि आप ऐसे एरियाज जहाँ पर एग्जैक्ट अमाउंट कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है, उसको बोलते हैं अपन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। अब आप एग्जैक्ट अमाउंट क्यों नहीं कैलकुलेट कर सकते, बिकॉज सम अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटीज दिया, ठीक है। कुछ आप अमाउंट एग्जैक्ट इसलिए प्रेडिक्ट नहीं कर सकते क्योंकि उस एरिया में आपको अनसर्टेनिटी लग रहा है, ठीक है। या तो इसके बेसिस पे आप बनाते हो प्रोविज़न, ठीक है। आपको लग रहा है ज़्यादा भी हो सकता है और फ्यूचर में अमाउंट कम भी हो सकता है, ठीक है। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, पेंडिंग लिटिगेशन, वारंटी, प्रोविज़न फॉर वारंटी, ठीक है। अब एग्जैक्ट अमाउंट आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते अगर आप ऐसा बिजनेस में हो जहाँ आप कस्टमर को वारंटी प्रोवाइड करते हो, ठीक है। तो अब उसका आप अभी से एग्जैक्ट अमाउंट तो पता कर नहीं सकते, तो क्योंकि वहाँ अनसर्टेनिटी है, ठीक है। तो इसलिए आप अकाउंटिंग एस्टिमेट्स यहाँ आता है, ठीक है। यहाँ यही वर्ड मैंने लिख रखा है एग्जैक्ट कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहाँ अनसर्टेनिटी है, ठीक है। तो इसलिए अपन आता है अमाउंट एस्टिमेट पर, ठीक है। अपन एक एस्टिमेटेड अमाउंट का प्रोविज़न बनाते हैं, ठीक है। अब एस्टिमेट का मतलब क्या होता है, जजमेंट, ठीक है। तो ये तो ऑब्वियसली बात है, ठीक है। अब एग्जैक्ट अमाउंट प्रेडिक्ट नहीं हो सकता तो आपको कुछ अमाउंट तो एक प्रोविज़न के रूप में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना बनाओगे वो जजमेंट पर डिपेंड करता है। तो ऐसे 540 इसी के बारे में है कि ये जजमेंट जो मैनेजमेंट ने बनाया है, ठीक है, यानी कि प्रोविज़न फॉर वारंटी बनाया है। कि एग्जांपल ले लेते हैं, अदर एग्जांपल भी हो सकते हैं। अब जैसे कि प्रोविज़न फॉर वारंटी है तो उसका अमाउंट जैसे कि मैनेजमेंट ने बनाया 5% ऑफ सेल्स पर। तो अब क्या ये 5% ऑफ सेल्स सही है या नहीं है, ठीक है। ऑडिटर इसको ही चेक करेगा। तो इस पर बना हुआ है अपना ऐसे 540। तो यहाँ उसके लिए मैनेजमेंट अपना जजमेंट यूज़ करता है, ऑडिटर उसको देखता है, इवेल्युएट करता है क्या वो जजमेंट, मैनेजमेंट का जजमेंट अप्रोप्रिएट है या नहीं है, ठीक है। तो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को अपन दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो मैनेजमेंट पॉइंट एस्टिमेट, ठीक है, रेंज बोल सकते हो, मैनेजमेंट रेंज एस्टिमेट, ठीक है, या फिर ऑडिटर्स पॉइंट एस्टिमेट रेंज। दोनों का क्या मतलब होता है आइए जानते हैं। मैनेजमेंट पॉइंट एस्टिमेट का मतलब होता है हाउ मैनेजमेंट हैज़ अराइव्ड एट कंक्लूजन, ठीक है। यानी कि इस एरिया में इतना अमाउंट का ही प्रोविज़न आना चाहिए, ये मैनेजमेंट ने कैसे डिसाइड करा, ठीक है। सबसे पहले तो ऑडिटर मैनेजमेंट से पूछेगा कि मैनेजमेंट इस कंक्लूजन पर कैसे आया कि 5% ऑफ सेल्स का ही प्रोविज़न बनना चाहिए, प्रोविज़न फॉर वारंटी के इसमें एग्जाम्पल अपन ने देखा था। तो अब ये कैसे बनता है, मैनेजमेंट अपना एक्सपीरियंस यूज़ करता है प्लस इंडस्ट्री ट्रेंड, यानी कि जो एंटिटी कोई प्रोडक्ट सेल करी उस पर वारंटी दे रही कस्टमर को, ठीक है। तो ऐसे ही प्रोडक्ट बाकी
इंडस्ट्री में भी बिकता है, तो उसका इंडस्ट्री ट्रेंड देख सकते हैं कि इतना हर एंटिटी कितना परसेंटेज पर बनाती है, ठीक है। प्लस अजम्पशंस, कोई मैनेजमेंट के अजम्पशंस रहे होंगे कि उनका प्रोडक्ट अच्छा है कैसा है, तो उस बेसिस पर उन्होंने बनाया होगा, ठीक है। जैसे कि लास्ट ईयर डेटा में भी देखा होगा कि हर बार इतनी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। जैसे सेम प्रोडक्ट सेलिंग फॉर 5 ईयर्स वारंटी के केस में, ठीक है, तो वो एक्चुअल एक्सपेंस कितना हुआ लास्ट ईयर, ठीक है, तो वो भी देख सकते हैं, ठीक है। अब पर अगर ये हुआ 5 साल के अंदर जो 5% ऑफ रिवेन्यू बनाता है मैनेजमेंट, ठीक है, तो हर साल जब एक्चुअल बनाता है तो 5% ऑफ सेल्स पर है मैनेजमेंट, पर एक्चुअल जो खर्चा होता है वो 5% ऑफ सेल्स से ज़्यादा होता है, तो नेक्स्ट ईयर उसको रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड में अजम्पशंस आर लॉजिकल, ऑडिटर को ये चेक करना है जो मैनेजमेंट ने अजम्पशंस लिए है वो लॉजिकल होने चाहिए, या फिर वैल्यूएशन रिपोर्ट बाय मैनेजमेंट एक्सपर्ट, या तो मैनेजमेंट खुद डिसाइड कर सकते हैं या फिर मैनेजमेंट किसी को हायर कर सकता है मैनेजमेंट एक्सपर्ट, ठीक है। वो एक अपनी वैल्यूएशन रिपोर्ट बनाएगा। तो ऑडिटर्स पॉइंट एस्टिमेट में क्या होगा, ऑडिटर खुद या तो ऑडिटर खुद चेक कर सकता है, सेल्फ चेक कर सकता है, इंडिपेंडेंट एस्टिमेट्स डेवलप कर सकता है, यानी कि ऑडिटर खुद से एक तो चेक कर सकता है कि जो मैनेजमेंट ने बनाया वो सही है या नहीं है, या फिर ऑडिटर किसी को हायर कर सकता है ये देखने के लिए क्या जो मैनेजमेंट ने बनाया 5% ऑफ सेल्स वो डेटा रिलायबल है या नहीं है, ठीक है। उससे ऑडिटर कंक्लूजन पर पहुंच जाएगा, ठीक है। अब मान लो मैनेजमेंट के हिसाब से प्रोविज़न आ रहा है 40 करोड़ का, ऑडिटर के हिसाब से आ रहा है 34 से लेकर 38 करोड़ तक, तो अब यहाँ डिफरेंस आ रहा है, तो डिफरेंस जो होगा वो मैनेजमेंट और ऑडिटर डिस्कस कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट नहीं मान रहा तो ऑडिटर TCWG के पास भी जा सकता है, और अगर वो डिफरेंस मटेरियल हुआ तो उसका इन्वेस्टिगेशन होगा, ठीक है। और फिर भी ऑडिटर को लग रहा है सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल रहा, और फिर भी अगर ये अमाउंट मटेरियल डिफरेंस आ रहा है तो ऑडिटर मॉडिफिकेशन में भी जा सकते हैं या फिर कैम में भी जा सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट आता है अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के एग्जांपल कौन से होंगे, एरियाज वेयर अकाउंटिंग एस्टिमेट्स इज हाई, ठीक है। ऐसे कौन से एरियाज होंगे जहाँ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स ज़्यादा होगा, ठीक है, यानी कि हाई एस्टिमेट्स अनसर्टेनिटी बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि जहाँ हाई अनसर्टेनिटी होगी, ठीक है, जहाँ ये प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकता, जैसे कि वारंटी के केस में तो प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि 5% ऑफ सेल्स 6% ऑफ सेल्स, पर पेंडिंग लिटिगेशन में तो ऐसा कुछ प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते, हाई अनसर्टेनिटी है, तो उसमें क्या होगा रिस्क हाई रहेगी, तो इसलिए ऑडिटर को डिटेल में चेकिंग करनी पड़ेगी। तो ये ऐसे 540 के अंदर अपन को 3 चीज़ें देखनी है, मैनेजमेंट की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑडिटर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी और इसका इम्पैक्ट ऑडिट रिपोर्ट पर क्या आएगा, ठीक है। तो ऑडिटर को देखना है जो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बनाए मैनेजमेंट ने उसको चेक करना है, ठीक है, और देखना है क्या वो फेयर वैल्यू एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर्स पर है या नहीं है, ठीक है। फेयर वैल्यू कब देखना है, जब वो इसेंशियल हो आइदर बाय इंडेस या फिर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, यानी कि कहीं इंडेस में लिखा हुआ है कि 5% ऑफ सेल्स तो मिनिमम प्रोविज़न बनना ही चाहिए, तो ऑडिटर को चेक करना पड़ेगा क्या मैनेजमेंट ने कहीं 5% से कम पर तो एस्टिमेट ड्रॉ नहीं करा है, ठीक है। तो अकाउंटिंग एस्टिमेट का मतलब आपकी बुक में दे रखा है, एक बार उसको भी पढ़ लेते हैं। इट इंक्लूड्स अमाउंट मेजर्ड एट फेयर वैल्यू वेयर देयर इज एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, यानी कि एंड अदर अमाउंट्स डेट रिक्वायर एस्टिमेशन, ठीक है। तो इसमें 2 चीज़ें हो सकती है, या तो फेयर वैल्यू पर हो सकते हैं या फिर बिना उसके अलावा भी हो सकते हैं, ठीक है। फेयर वैल्यू यानी कि वो इसेंशियल हो इंडेस या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स में अगर कोई दे रखा है कोई बात, जैसे कि इंडेस या IAS में कहीं या फिर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स में बता रखा है कि कम से कम इतना तो होना ही चाहिए, तो वो कंप्लाइंसेस हो रहे या नहीं हो रहे, ठीक है। व्हेन वी यूज़ द वर्ड एस्टिमेशन इट मीन्स देयर इज जजमेंट, ठीक है, क्योंकि अपन एग्जैक्ट अमाउंट तो प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। प्रिसाइज मेजरमेंट नॉट पॉसिबल, एग्जाम्पल हो गया वारंटी प्रोविज़न, ठीक है। वारंटी के केस में देख सकते हैं यहाँ फेयर
यहाँ फेयर वैल्यू की कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता कि 5% पर यहाँ प्योरली एक्सपीरियंस बेसिस पर भी हो सकता है, ठीक है। ऑडिटर ये देख सकता है क्या वो रीजनेबल है या नहीं है, ठीक है। फेयर वैल्यूएशन इज नॉट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। बट रिटायरमेंट बेनिफिट, यानी कि फेयर वैल्यूएशन का एग्जांपल है जैसे कि रिटायरमेंट बेनिफिट, ठीक है। वहाँ अगर आपको ईएस में दे रखा है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स में दे रखा है कि 5% ही होना चाहिए, ठीक है, जो आपको दे रखा है, तो वो उस हिसाब से होना चाहिए। यानी कि फेयर वैल्यूएशन का आप बोल सकते हो यहाँ पर इंडेस या ईएस या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स से रिलेटेड है, ठीक है। वारंटी प्रोविज़न इसका एग्जांपल नहीं है फेयर वैल्यू, क्योंकि इसके बारे में कहीं दे नहीं रखा कि इतना होना चाहिए, ठीक है। ये रीजनेबल होना चाहिए, बस प्योरली एक्सपीरियंस बेसिस पर होता है वारंटी, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल है, एक तो वारंटी प्रोविज़न और एक रिटायरमेंट बेनिफिट। रिटायरमेंट बेनिफिट फेयर वैल्यूएशन का एग्जांपल है, जैसे कि इतना तो होना ही चाहिए, ठीक है। अब मैनेजमेंट पॉइंट एस्टिमेट, एक वर्ड आपकी बुक में दे रखा है मैनेजमेंट पॉइंट एस्टिमेट। इसका मतलब है मैनेजमेंट के हिसाब से अकाउंटिंग एस्टिमेट का अमाउंट कितना होना चाहिए, ठीक है। यानी कि मैनेजमेंट ने कितना अमाउंट डिसाइड करा है, ठीक है। ऑडिटर्स पॉइंट एस्टिमेट, यानी कि ऑडिटर खुद देख सकता है या फिर एक्सपर्ट का यूज़ कर सकता है कि इस एरिया में इतना एस्टिमेट तो होना ही चाहिए, ठीक है। और एक वर्ड आता है रेंज यानी कि जैसे कि 30 to 40, ठीक है। और पॉइंट यानी कि एग्जैक्ट अमाउंट पर। मैनेजमेंट बायस, ठीक है, वेयर जजमेंट इन्वॉल्व अप टू सम एक्सटेंट देयर इज बायसनेस। ऑब्वियसली जहाँ भी जजमेंट का यूज़ होगा, इन्वॉल्व होगा, वहाँ बायसनेस तो पॉसिबल है, ठीक है। ये एक तरह की इनहेरेंट रिस्क है, ठीक है। बिकॉज मैनेजमेंट यूज देयर एक्सपीरियंस, ऑडिटर विल चेक इफ ह्यूज डिफरेंस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। तो ऑडिटर को देखना है कहीं सिग्निफिकेंट डिफरेंस तो नहीं है। एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, ठीक है। अब आपको देखना है एग्जांपल्स देखने हैं जहाँ लो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी होगी, इसका मतलब लो रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट रहेगी, ठीक है। इसके एग्जांपल्स है अकाउंटिंग एस्टिमेट इन बिजनेस एक्टिविटीज़, जैसे कि वारंटी का एग्जांपल हो गया, ये हर साल ही बनते हैं। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स डेट आर ऑफ रूटीन नेचर, ठीक है। जैसे कि मार्च एक्सपेंस का अगर पेमेंट अप्रैल के फर्स्ट वीक में होगा, उसके लिए अगर कोई प्रोविज़न बनाए जो रूटीन नेचर का है, जैसे हर मंथ के ईयर एंड पर बनाया जाता है जो नेक्स्ट वीक पेमेंट होगा, तो ये रूटीन नेचर का यहाँ लो अनसर्टेनिटी है। थर्ड एग्जांपल दे रखा है अकाउंटिंग एस्टिमेट डिराइव्ड फ्रॉम डेटा रेडिली अवेलेबल है। इसका मतलब ऐसा डेटा जो आपको पब्लिक में रिलीज़ कर रखा है, एग्जांपल पब्लिश्ड इंटरेस्ट रेट है, पब्लिक डोमेन में इजीली अवेलेबल है, ठीक है। जैसे कि फॉरेन करेंसी टू INR, यानी कि अगर कोई एंटिटी फॉरेन में डील करती है तो आप फॉरेन करेंसी का आप इजीली एग्जैक्ट अमाउंट ड्रॉ कर सकते हो, उसके बेसिस पर एस्टिमेशन इन्वॉल्व है, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपन देखते हैं हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, यानी कि ऐसे एरियाज जहाँ अनसर्टेनिटी हाई है। अनसर्टेनिटी हाई होगी तो हाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट होगा, जैसे कि आउटकम ऑफ लिटिगेशन, आप क्या इसका आउटकम होगा ये आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। सेकंड है डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट नॉट पब्लिक ट्रेडेड, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो पब्लिकली ट्रेडेड नहीं है, अगर पब्लिक ट्रेडेड होंगे तो क्लोजिंग डेट इजीली अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। थर्ड है हाईली स्पेशलाइज्ड एंटिटी डेवलप्ड मॉडल, यानी कि आपका मॉडल इंडस्ट्री से मैच नहीं होता, ठीक है, यूनिक है आपका मॉडल। जैसे कि ITC में तंबाकू प्रोडक्ट, ITC का एक प्रोडक्ट है जो सिर्फ वही बनाती है, ITC कंपनी बनाती है, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में, बाकी जो भी बनाते हैं वो सब अनऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है। तब उसके लिए कोई मशीन बनाई है स्पेसिफिकली, तो आप उस पर अमोर्टाइजेशन ये कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। अदर इंडस्ट्री से आप कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ बायसनेस इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो ऑडिटर को देखना है क्या वो सही है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, ऑडिटर मैनेजमेंट से पूछ लेता है, ऑब्टेन लिस्ट कर लेता है कौन कौन से
अकाउंटिंग एस्टिमेट्स है, ठीक है। फिर ऑडिटर उसको क्लासीफाई करता है वो हाई एस्टिमेशन वाले हैं या फिर लो एस्टिमेशन वाले हैं, क्योंकि हाई एस्टिमेशन वाले होंगे तो हाई रिस्क मटेरियल में स्टेटमेंट होगी और हाई मटेरियल में स्टेटमेंट होगी तो ऑडिटर को डिटेल में चेक करना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है डिग्री ऑफ एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, यानी कि एस्टिमेशन में अनसर्टेनिटी है तो है, ये तो आपको पता चल गया, हाई है चाहे लो है, पर कितना अनसर्टेनिटी है, ठीक है। तो वो उसके लिए आपको फैक्टर्स बता रखे हैं, ठीक है, कितना अनसर्टेनिटी हाई है या लो है, ठीक है। उसके कुछ फैक्टर्स बता रखे हैं। नेचर ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट, यानी कि आपको देखना है नेचर उसका कैसा है, ठीक है। एस्टिमेशन में अनसर्टेनिटी तो है पर कितना अनसर्टेनिटी है, ठीक है, हाउ मच। तो फर्स्ट पॉइंट है इसके लिए नेचर ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट, यानी कि अगर ट्रांजेक्शन्स यूजुअल होंगे तो उसमें लो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी रहेगी और अनयूजुअल होंगे तो उसमें हाई रहेगी, ठीक है, जैसे कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स हो गया, ठीक है। सेकंड है जनरली एक्सेप्टेड मेथड, ठीक है, कंपनी ने अपने हिसाब से कोई अलग ही मॉडल डेवलप कर रखा है तो उसमें ज़्यादा अनसर्टेनिटी रहेगी, ठीक है। और वहीं जनरल मेथड है तो ऑडिटर इजीली अदर इंडस्ट्री के डेटा के साथ कंपेयर कर सकता है कि कितना परसेंटेज बनता है, जैसे कि वारंटी फॉर प्रोविज़न बताया था। थर्ड है सब्जेक्टिविटी ऑफ अजम्पशंस, यानी कि इंटरेस्ट रेट अगर पब्लिकली अवेलेबल है तो लो, और अगर कोई कंपनी स्पेसिफिक कोई अजम्पशन है तो उसमें हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑडिट प्रोसीजर्स, ऑडिटर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब ये अपन ने देखा था ऑडिटर के हिसाब से ये आ रहा था, एग्जाम्पल में मैनेजमेंट के हिसाब से ये आ रहा था, ठीक है। पर ऑडिटर यहाँ तक कैसे पहुँचा, ऑडिटर ने कैसे पता करा कि ये इतना आना चाहिए, तो इसके लिए फर्स्ट पॉइंट दे रखा है रिस्क असेसमेंट, ऐसे 359 रिलेटेड एक्टिविटीज़, यानी कि ऑडिटर को सबसे पहले देखना है क्या एप्लीकेबल एफआरएफ का कंप्लायंस हुआ है या नहीं हुआ है अकाउंटिंग एस्टिमेट में, ठीक है। और सेकंड पॉइंट है हाउ दे आइडेंटिफाई, यानी कि ऑडिटर को मैनेजमेंट से पूछना है कि मैनेजमेंट ने कैसे पता करा कि अगर कोई नया अकाउंटिंग एस्टिमेट आ रहा है तो वो कैसा मैनेजमेंट ने आइडेंटिफाई करा कि ये आना चाहिए और कितने अमाउंट पर आना चाहिए, ठीक है। ये ऑडिटर इंक्वायरी कर सकता है, डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकता है, ईयर टू ईयर देख सकता है, पेंडिंग लिटिगेशन कोई ख़त्म भी हो गया होगा, कोई नया होगा, तो ये ऑडिटर को देखना है सेकंड पॉइंट में कि मैनेजमेंट ने कैसे आइडेंटिफाई करे ऐसे ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स जिसकी वजह से अकाउंटिंग एस्टिमेट करंट ईयर में आ रहे हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है आर ऑल अकाउंटिंग एस्टिमेट्स इंक्लूडेड, यानी कि क्या मैनेजमेंट ने सारे डिस्क्लोज करेंगे ऑडिटर को, ठीक है। तो ऑडिटर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्टेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ मैनेजमेंट आइडेंटिफाइज द नीड ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। सबसे पहले तो ऑडिटर को मैनेजमेंट से ये जानना है कि मैनेजमेंट कैसे ये आइडेंटिफाई करता है कि इसका अकाउंटिंग एस्टिमेट आना चाहिए, ठीक है, ऐसे कौन से ट्रांजेक्शन्स, यानी कि हाउ दे आइडेंटिफाई, यानी कि मैनेजमेंट कैसे आइडेंटिफाई करता है कि अकाउंटिंग एस्टिमेट आना चाहिए और उसका अमाउंट कैसे डिसाइड करता है, यह ऑडिटर को मैनेजमेंट से पूछना चाहिए। पहली ये रेस्पॉन्सिबिलिटी तो मैनेजमेंट की है कि सारे अकाउंटिंग एस्टिमेट्स मैनेजमेंट ऑडिटर को बता दें, और फिर ऑडिटर का भी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ऑडिटर को जब अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी लेता है, अपन ने ऐसे 315 में देखा था अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी, ठीक है। ऑडिटर एक एंगेजमेंट टर्म साइन करने से पहले एक बार एंटिटी के बारे में अंडरस्टैंडिंग लेता है, ठीक है, और उसके बाद साइन होने के बाद जब ऑडिटर रिस्क असेसमेंट करता है तो उस दौरान भी ऑडिटर को ध्यान देना चाहिए कहीं ऐसे इवेंट्स तो नहीं है जिसकी वजह से अकाउंटिंग एस्टिमेट आना चाहिए। थर्ड पॉइंट है क्या इंक्वायरी करनी चाहिए जिससे ऑडिटर को पता चलेगा कि एक्चुअली में अकाउंटिंग एस्टिमेट की ज़रूरत थी, ठीक है। आपकी बुक में इस नाम से टॉपिक लिखा हुआ है इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट अबाउट चेंजेस इन सर्कमस्टेंसेस इंक्लूड, यानी कि इसका ये मतलब है ऑडिटर को क्या इंक्वायरी करनी चाहिए जिससे ऑडिटर को पता चलेगा कि एक्चुअली में अकाउंटिंग एस्टिमेट की ज़रूरत थी।
यानी कि ऑडिटर कैसे आइडेंटिफाई कर सकता है कि अकाउंटिंग एस्टिमेट आना चाहिए। पहला, अगर एंटिटी ने नए ट्रांजेक्शन्स करे हो जो रूटीन ट्रांजेक्शन्स के पार्ट नहीं हो, जैसे कि रॉयल्टी पेमेंट एग्रीमेंट साइन करा हो जो लास्ट ईयर तक नहीं था, या फिर टर्म्स ऑफ ट्रांजेक्शन चेंज जैसे कि वारंटी प्रोविज़न चेंज हो सकता है। अब कंपनी कस्टमर से कितना परसेंट वो कितना वारंटी प्रोवाइड करती है, ठीक है, तो उसमें टर्म्स चेंज कर दिया हो एंटिटी ने। या फिर थर्ड पॉइंट बोल रहा है रेगुलेटरी चेंजेस, यानी कि अकाउंटिंग पॉलिसीज हैव चेंज। इसका एग्जांपल है इंडेस या ईएस के अंदर कोई चेंज होता है तो वो भी ध्यान देखना चाहिए। रेगुलेटरी चेंजेस आउटसाइड कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट, कोई चेंजेस आए हों तो ऑडिटर को देखना चाहिए क्या मैनेजमेंट ने रिवाइज करे उसको, या फिर मेक अकाउंटिंग एस्टिमेट अगर नहीं था तो उसकी जगह बनाया या नहीं बनाया। फिफ्थ, अगर ऑडिटर को लग रहा है कि इस साल कोई नए कंडीशंस और इवेंट्स हुए जिसकी वजह से अकाउंटिंग एस्टिमेट आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हाउ मैनेजमेंट मेक्स अकाउंटिंग एस्टिमेट। आखिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट बनाता कैसा है, ठीक है। तो पहला ऑडिटर को देखना है मेथड यूज्ड इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। मैनेजमेंट ने कौन से मेथड यूज़ करे, क्या कंट्रोल सही है, क्या मैनेजमेंट एक्सपर्ट का यूज़ हुआ है, क्या मैनेजमेंट ने एजम्पशंस लिए अकाउंटिंग एस्टिमेट बनाते वक्त, प्रीवियस ईयर वर्सेस करंट ईयर में क्या चेंज इन मेथड हुआ है, प्रीवियस ईयर किसी और बेसिस पर एस्टिमेट बनाया हो, करंट ईयर में एकदम से चेंज कर दिया हो। हाउ मैनेजमेंट असेस्ड इफेक्ट ऑफ एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, यानी कि मैनेजमेंट भी कोई एग्जैक्ट अमाउंट का तो प्रोविज़न बना नहीं सकता, तो ऑडिटर को देखना चाहिए जो अगर मैनेजमेंट ने 30 करोड़ का बनाया अकाउंटिंग एस्टिमेट, तो ऑडिटर को देखना चाहिए कि ऑडिटर को मैनेजमेंट से पूछना चाहिए कि आपको कितना लग रहा है कि एक्चुअल में कितना डेटा आएगा, 30 से कम आएगा या 30 से ज़्यादा आ सकता है, ठीक है। तो उन्होंने किस बेसिस पर बनाया, मैनेजमेंट ने ये 30 किस बेसिस पर बनाया, ये इंक्वायरी से पता चलेगा, ठीक है। रिव्यू ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट इन प्रीवियस ईयर, जो प्रीवियस ईयर भी बनाए होंगे अकाउंटिंग एस्टिमेट उसका देखना चाहिए आउटकम क्या रहा, ठीक है। नेचर ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट इन करंट ईयर, यानी कि ट्रांजेक्शन्स देखना चाहिए, कोई अनयूजुअल ट्रांजेक्शन तो नहीं है, क्योंकि अनयूजुअल होगा तो उसकी चेकिंग डिटेल में करनी पड़ेगी। और ये सारे फैक्टर्स को कंसीडर करना पड़ेगा बिफोर गो टू फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, यानी कि फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स में दो चीज़ें आती हैं, कंट्रोल चेकिंग या अमाउंट चेकिंग। ये आपको ऐसे 315 में इस टर्म का मतलब पता चलेगा, ठीक है। तो इसके बाद एक वर्ड आता है एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, ठीक है। एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी में क्या है, इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि बैंक की कंपनी में हर क्वार्टरली इंटरेस्ट का प्रोविज़न बनाया जाता है जो नेक्स्ट क्वार्टर के स्टार्टिंग में पेमेंट कर दिया जाता है, ठीक है। तब वो प्रोविज़न इतने अमाउंट का होता है, ठीक है, करोड़ों में आता है, ठीक है। तब ऑडिटर को देखना चाहिए सब्सटेंटिव अलोन इज नॉट सफिशिएंट, यानी कि अमाउंट टेस्टिंग ही सफिशिएंट नहीं है। ऑडिटर को कंट्रोल्स पर भी देखना चाहिए क्या कंट्रोल्स इफेक्टिव है, हाउ मैनेजमेंट हैज़ कंसिडर्ड एजम्पशंस, ठीक है। उसके बाद ये सही क्यों है, ठीक है, क्या अल्टरनेटिव मेथड हो सकता था क्या, ये सब ऑडिटर को मैनेजमेंट से पूछना पड़ेगा। सिग्निफिकेंट एजम्पशंस आर रीजनेबल, जो भी मैनेजमेंट ने अजम्पशंस लेकर बनाए क्या वो रीजनेबल है या नहीं, ये ऑडिटर को चेक करना पड़ेगा। क्या वो एप्लीकेबल एफआरएफ इंडस्ट्री गाइडलाइन के अनुसार रिलायबल है या नहीं है, अकाउंटिंग एस्टिमेट ये भी देखना पड़ेगा। तो इसके बाद अपने पास नेक्स्ट टॉपिक आता है रिकॉग्नाइजेशन एंड मेजरमेंट क्राइटेरिया, ठीक है। तो इसके लिए ऑडिटर को सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना चाहिए कि सारे कंप्लाइंसेस का फॉलो हुआ है, ठीक है, यानी कि कैलकुलेशन का जो बेसिस है वो करेक्ट है, डिस्क्लोजर सही से प्रोवाइड करा है, ठीक है। ऐसे 315 में यानी कि जहाँ रिस्क ज़्यादा है वहाँ ऑडिटर को डिटेल में चेक करनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद है रेस्पॉन्सेज टू द असेस्ड डोम, ये आपकी बुक में इस नाम से टॉपिक लिखा हुआ है पर इसका मतलब है ऑडिटर को कुछ बातें चेक करनी चाहिए।
वो ये सारे पॉइंट्स है। पहला, क्या मैनेजमेंट ने सारे कंप्लाइंसेस का फॉलो करा है? अमाउंट इन्वॉल्व, अजम्पशंस लॉजिकल है? सेकेंड, मेथड फॉर मेकिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स आर अप्रोप्रिएट, मेथड सही है? थर्ड, इफ चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट फ्रॉम लास्ट ईयर, तो क्या वो करंट ईयर में अप्रोप्रिएट है? उसके बाद सब्सिक्वेंट इवेंट्स, यानी कि ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? कंपनी में प्रोविज़न अप टू 31 मार्च, पर आफ्टर 31 मार्च, देखो कंपनी तो प्रोविज़न 31 मार्च तक का ही बनाता है, ठीक है, पर 31 मार्च के बाद का कौन देखेगा? बट 31 मार्च एंड बिफोर ऑडिट रिपोर्ट डेट, उसकी भी तो ऑडिटर की जिम्मेदारी होती है। तो सब्सिक्वेंट इवेंट्स के बारे में भी ऑडिटर को देखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बेस डेटा वैलिडेशन, यानी कि अपन ने देखा था वैल्यूएशन रिपोर्ट, तो मैनेजमेंट एक्सपर्ट वैल्यूएशन रिपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब जो मैनेजमेंट ने प्रोविज़न बनाया उसका जो बेस डेटा करेक्ट है या नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर बेस डेटा ही गलत हो गया तो सारा प्रोविज़न ही गलत हो जाएगा। टेस्ट चेक द डेटा यूज्ड बाय मैनेजमेंट, जिस डेटा से एस्टिमेशन बन रहा है अगर वो डेटा गलत हुआ है तो, ठीक है, तो इसका ये मतलब है मेथड एंड अजम्पशन सही होने चाहिए, डेटा सोर्स सही होना चाहिए, डी कैलकुलेट अकाउंटिंग एस्टिमेट, ऑडिटर को खुद से भी कैलकुलेट करना चाहिए क्या मैनेजमेंट ने सही से करा है, कंट्रोल्स चेकिंग करनी चाहिए, प्लस अमाउंट टेस्टिंग करना चाहिए, ठीक है। और ये सब में अगर ऑडिटर को लग रहा है ये सब सही नहीं है तो पहला इंक्वायरी करना चाहिए, और फिर इसका इंक्वायरी में भी सही नहीं हुआ तो ऑडिट रिपोर्ट पर उसका इफेक्ट देखना चाहिए। इंक्वायरी किस दोनों से करनी चाहिए, मैनेजमेंट एंड TCWG। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑडिट रिपोर्टिंग एंड डिस्क्लोजर। पहला, एप्लीकेबल FRF कंप्लाई हो रहा है इसके बारे में, ऑडिट एविडेंस होने चाहिए सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, और ऐसे एरियाज जहाँ रिस्क ज़्यादा है वहाँ एडुकेसी ऑफ डिस्क्लोजर देखना है, यानी कि इनएडिक्वेट फॉर यूजर्स विच अफेक्ट गोइंग कंसर्न, यानी कि वहाँ सिर्फ डिस्क्लोजर देना, मतलब पूरा डिस्क्लोजर होना चाहिए एज पर एप्लीकेबल FRF है मान लो, पर ऑडिटर को लग रहा है ये ऐसा एरिया से जहाँ रिस्क बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो ऑडिटर को देखना चाहिए वो डिस्क्लोजर से यूज़र्स को सही से अंडरस्टैंडिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है। इनएडुकेट फॉर यूज़र्स तो नहीं है, भले वो एज पर एप्लीकेबल FRF और डिस्क्लोजर, पर वो इनएडुकेट फॉर यूज़र्स अंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। यूज़र्स को समझ में आना चाहिए जहाँ भी सिग्निफिकेंट रिस्क है उसका डिस्क्लोजर में ये सारी बातें इंक्लूड करनी है, अजम्पशंस कौन सा यूज़ करा, मेथड कौन सा, बेसिस कौन सा, चेंज इन मेथड हुआ क्या, सोर्स क्या है, एप्लीकेशन क्या होगा, इफ एक्सप्लेनेशन इज नॉट गिवन टू डिटेल टू अंडरस्टैंड यूजर्स ऑफ डिस्क्लोजर, यानी कि डिस्क्लोजर एज पर एप्लीकेबल FRF है पर डिटेल में नहीं है, ठीक है, डिटेल में नहीं है इसका मतलब है कुछ अनरियलिस्टिक सिचुएशंस को छुपाया गया है, ठीक है, यूज़र्स से, तो वो बातें ऑडिटर को कैम में इंक्लूड करनी चाहिए, ठीक है। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स विथ हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी शुड बी डिस्क्लोज्ड इन कैम, इसके लिए मॉडिफिकेशन नहीं आना चाहिए क्योंकि ये कोई मटेरियल में स्टेटमेंट नहीं है, यहाँ एप्लीकेबल FRF का तो कंप्लाई हुआ है, ठीक है, तो ये सिर्फ कैम में आना चाहिए। ऑडिटर को रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेना चाहिए मैनेजमेंट एंड TCWG से कि मैनेजमेंट ने सारे डिस्क्लोजर बताए और जो भी डिस्क्लोजर बताए वो एज पर एप्लीकेबल FRF अजम्पशंस के बेसिस, यानी कि अजम्पशंस उनका करेक्ट है, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन में लिखना पड़ेगा ऑडिटर को कि ऑडिटर ने कैसे क्लासीफाई करा लो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी एरियाज, हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी एरियाज। उसके बाद आता है हाउ रिस्क असेसमेंट परफॉर्म, यानी कि ऑडिटर ने कैसे रिस्क असेसमेंट परफॉर्म करके आइडेंटिफाई करा कि कोई नया प्रोविज़न है तो वो आना चाहिए। मैनेजमेंट ने कैसे एस्टिमेट बनाया, हाउ ऑडिटर कंक्लूड मैनेजमेंट एस्टिमेशन वो करेक्ट है या नहीं है, यानी कि आइडेंटिफिकेशन टिल कंक्लूजन, सारी बातों का डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए रिटर्न फॉर्म में। अब एक टॉपिक है मैनेजमेंट बायस, तो सबसे पहले ये आपको बता दूं कि ये इनहेरेंट रिस्क है, ठीक है, तो इसको ऑडिटर अपने हिसाब से इवेलुएट करेगा प्रोफेशनल जजमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये देखना ऑडिटर को क्या ये मैनेजमेंट का बायसनेस आया है,
अकाउंटिंग एस्टिमेट में वो अनइंटेंशनल है या इंटेंशनल है, ठीक है। इंटेंशनल हुआ तो फ्रॉडुलेंट के पर्पज से तो नहीं हुआ है, और जहाँ मोर जजमेंट इन्वॉल्व हुआ है वो वहाँ ज़्यादा बायसनेस तो नहीं है। कंपेयर करना चाहिए प्रायर ईयर से। डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट एट अकाउंटिंग लेवल, पर वो हो सकता है वो अकाउंटिंग लेवल पर पता नहीं चले पर एग्रीगेट लेवल पर पता चल जाए। देयर कैन बी एनी आइटम विच हैव लो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, यानी कि ऐसे आइटम भी हो सकते हैं जहाँ एस्टिमेशन लो हो, ठीक है। इसके बाद है एग्जांपल्स वेयर फेयर वैल्यू नॉट अवेलेबल, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल हो गया इन्वेंट्री ऑब्सोलेंस। यहाँ इसके लिए कुछ एग्जैक्ट अमाउंट कैलकुलेट नहीं हो सकता, यानी कि फेयर वैल्यू पर, यानी कि एज पर कंप्लायंसेस इसके लिए कुछ नहीं है। यानी कि ऐसे एरियाज में जो इन्वेंट्री ऑब्सोलेंस, यानी कि जो इन्वेंट्री की वैल्यू डिक्लाइन हो रही है वो देखना चाहिए, वो जजमेंट के बेसिस पर होता है, ठीक है। फेयर वैल्यू रिक्वायर्ड, यानी कि पीपी हेल्ड फॉर डिस्पोजल, इसकी तो आपको मार्केट वैल्यू मिल जाएगी। या ये दोनों एग्जांपल अकाउंटिंग एस्टीमेट, ठीक है। तो ये अपना जैसा चैप्टर का नाम था ऑडिटिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स इंक्लूडिंग, तो इसमें दोनों चीज़ें भी होता है, विदाउट फेयर वैल्यू भी होता है। जैसे कि विदाउट फेयर वैल्यू का आपकी बुक में एग्जांपल दे रखा है इन्वेंट्री ऑब्सोलेंस, ठीक है। यानी कि इन्वेंट्री की वैल्यू डिक्लाइन हो रही, इन्वेंट्री एकदम एंड स्टेज पर है, ठीक है। यानी कि उसके इन्वेंट्री सही नहीं है, ठीक है, कंडीशन सही नहीं है, तो अब उसमें क्या वैल्यू होनी चाहिए, उसमें जजमेंट इन्वॉल्व होगा, ठीक है। हो सकता है वो एंटिटी में कोई फाइल लगी हो, उसके बाद इन्वेंट्री की क्या वैल्यू रहनी चाहिए, तो उसका एक जजमेंट बेसिस पर होता है, ठीक है। उसके लिए विदाउट फेयर वैल्यू का ही आपका एग्जांपल है। फेयर वैल्यू यानी कि जिसका मार्केट में वैल्यू इजीली अवेलेबल हो जाए जहाँ, तो ये अपना था ऐसे 540। कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में बता सकते हो कि